25 जून 2026 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र है उससे रिलेटेड एक अधिसूचना दी गई। उस अधिसूचना में बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफ़र लेते समय। तो हम इस वीडियो में आज डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या इस अधिसूचना में दिया गया है, जिसके बारे में हर शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं सूरज श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि यह जो अधिसूचना है, यह अधिसूचना RTE 2009 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इस अधिसूचना में प्रारंभिक विद्यालय से लेकर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं सभी जगहों पे ये अधिसूचना लागू होगी, सभी शिक्षकों पे लागू होगी। शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, सभी को इस स्थानांतरण में आपको मौका दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है इस जगह पे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं और जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो कहा जा रहा है हर जगह कि ये ध्यान रखा गया है कि शैक्षणिक हित बच्चों का कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा जिससे विद्यालय के संचालन में प्रॉब्लम हो, और शिक्षक छात्र का जो अनुपात है इस पे विशेष जोर दिया गया है पूरे के पूरे अधिसूचना में, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करें। तो जो पहला पॉइंट दिया है उसमें तो संक्षिप्त नाम वगैरह के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो ये बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो हालांकि विद्यालय किसे कहते हैं, या प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय और मध्य माध्यमिक विद्यालय से क्या अभिप्राय है, ये सब आपको पहले से पता होगा। हम आते हैं टू द पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को जानना है उसके लिए। तो आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि इस PDF में यहाँ पे स्थानांतरण हेतु जो कुछ सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को समझते हैं। शुरुआत में जो कुछ सिद्धांत वगैरह दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों का शैक्षणिक हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, उन लोगों का स्थानांतरण की वजह से पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, ये सारा चीज़ ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं आप, और दूसरा कि स्थानांतरण विभाग समय समय पर अपने हिसाब से कर सकती है, उसमें हम लोगों का कोई जोर नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आगे इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। जहाँ किसी एक पद, विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध हों, वहाँ वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्नक 1, जिसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक ही स्कूल में 2 शिक्षक हैं, A और B, और दोनों ही जो शिक्षक हैं इन दोनों ही शिक्षक को ट्रांसफ़र करना है। अब दोनों में से किनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा वो अनुलग्नक 1 में दिए गए जो अंक निर्धारण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या वो प्रणाली है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब तक नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो। यानी अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफ़र करने से विद्यालय में बहुत अभाव हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रभावित हो जाएगा, बच्चों को परेशानी होगी, उस केस में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अगला, शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा, और शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत विचार किया जा सकेगा। यानी 5 साल के बाद ही आपका ट्रांसफ़र होना है। आगे बात करें हम लोग कि अब जो पारस्परिक यानी म्यूचुअल स्थानांतरण होना है उसके बारे में भी ज़रा समझ लीजिए। कब होगा? जब दोनों शिक्षक पोर्टल पर सहमति दें। दूसरा, जब दोनों शिक्षक समान संवर्ग के हों, यानी अगर एक शिक्षक 6 to 8 के मैथ साइंस के हैं तो दूसरे भी 6 to 8 के मैथ साइंस के ही होने चाहिए। दोनों समान कोटि और श्रेणी के होने चाहिए। विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हों, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको।
और गृह क्षेत्र का उल्लंघन यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको, अगर आप मेल टीचर हैं तो मेल टीचर को सेम ब्लॉक नहीं मिलेगा, और फीमेल टीचर हैं तो आपको सेम पंचायत नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। तो यानी म्यूचुअल में भी ये हो गया कि आपको गृह क्षेत्र का ख्याल रखना है, यानी कि आपको नहीं जाना है अपने ब्लॉक में। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कैसा लगा, ये जो म्यूचुअल के लिए ये नियम लगाया गया है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि किस स्थिति में शिक्षक का जो स्थानांतरण है नहीं किया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में बच्चों का जो संख्या है उसके अनुरूप जो शिक्षक का अनुपात है वह अगर प्रभावित हो रहा हो तो नहीं किया जाएगा। अगर स्कूल का पढ़ाई प्रभावित हो रहा हो तो भी नहीं किया जाएगा। और किसी टीचर के चले जाने से किसी विषय का पद रिक्त हो जा रहा हो, उस स्थिति में भी नहीं किया जाएगा स्थानांतरण। यानी स्थानांतरण कब कब नहीं किया जाएगा, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है पूरे के पूरे वीडियो में। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अंत में अपना विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इस पूरे में क्या अच्छा लगा और क्या आपको पसंद नहीं आया। आगे बात करें तो बहुत सारी बातें दी गई हैं, लगभग हर जगह पे आप पढ़ेंगे तो यही जोर दिया गया है हर जगह कि बच्चों का और टीचर का जो रेशियो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और प्रभावित नहीं होने के साथ साथ ये कहा गया है कि जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। रेशियो के अनुपात ही ट्रांसफ़र होगा, सबसे बड़ा कारण यही है मेरे हिसाब से पूरे के पूरे डाटा में। खैर, चलिए आगे बढ़ें। और आगे क्या कहा जा रहा है कि विशेष परिस्थिति में जो स्थानांतरण होना है, विशेष परिस्थिति का स्थानांतरण, उसमें कुछ श्रेणी बनाया गया है। असाध्य रोग हो गया, दिव्यांगता हो गया, इस आधार पे भी कुछ अंक दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ट्रांसफ़र कैसे कैसे करना है। अगला, गृह क्षेत्र संबंधी स्थानांतरण या पदस्थापन का जो कुछ सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ लें कि महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके गृह पंचायत या गृह वार्ड को छोड़कर किया जाएगा। और पुरुष शिक्षकों का उनके अनुरोध पर, यानी खुद ही नहीं होगा, आप ट्रांसफ़र अगर अप्लाई करेंगे तब आपको गृह जिला में ही मिलेगा, लेकिन आपको गृह प्रखंड को छोड़कर दूसरे प्रखंड में रहना होगा। यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण पे भी लागू होगा और पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल स्थानांतरण पे भी लागू होगा। तो यानी ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर मेल टीचर हैं तो आपको आपके ब्लॉक में तो नहीं मिलेगा, और दूसरा कि जो फीमेल टीचर हैं उनको उनके पंचायत में नहीं मिलेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कहा जा रहा है कि पदस्थापन या किसी भी टीचर का ट्रांसफ़र हो सकता है। और आगे बढ़ें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रतिनियुक्ति किस किस तरीके से होगी। तो सबसे पहला नंबर पे आता है जिला स्थापना समिति, और दूसरे नंबर पे आ रहा है हम लोग का प्रमंडलीय स्थापना समिति, और तीसरा नंबर पे है राज्य स्थापना समिति। इन तीनों के हाथ में है ट्रांसफ़र करना। अब इस तीनों में अंतर क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो जिला स्थापना समिति है वो जिले के अंदर जितना भी स्थानांतरण का मामला होगा उस पर विचार करेगी। दूसरा, जो प्रमंडलीय स्थापना समिति है वो इसी प्रमंडल के भीतर यानी अंतर जिला स्थानांतरण पे विचार करेगी। और तीसरा, राज्य स्थापना समिति अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण राज्य स्तरीय विशेष मामलों तथा विभाग द्वारा संदर्भित मामलों पर विचार करेगी। यानी 3 तरीके से बांटा गया है समिति को, जो कि अलग अलग तरीके से काम करेगी। अगर जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र है तब तो आपको जिला स्थापना समिति से ही संपर्क करना होगा, और जिला चेंज करना है तो प्रमंडलीय, और उससे ऊपर अगर कुछ है इस तरीके का विशेष तो आप राज्य स्थापना समिति से भी आप बात कर सकते हैं या वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। आगे लगभग हर जगह यही कहा गया है कि आप अपना सूचना सही से देंगे और इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और
सभी जगह इसी बात पे मेन जोर दिया गया है कि टीचर और बच्चों का जो रेशियो है वो 30:1 का है। इसी को मेन मानक माना जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होगा, जैसा अभी तक लग रहा है इस पूरे के पूरे डाटा को देखकर। अब आगे बढ़ें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अनुलग्नक 1, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसी के आधार पे अंक मिलेगा और उसी से डिसाइड होगा कि ए और बी में से दोनों शिक्षक अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो किनका ट्रांसफ़र होगा और किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उसके लिए पदस्थापन स्थल अंक, साथ में सेवा अंक और वरीयता अंक, इन सभी को जोड़कर टोटल अंक निकाला जाएगा और वही होगा स्थानांतरण अंक, और जिसका अंक ज़्यादा होगा उसके ट्रांसफ़र का संभावना ज़्यादा माना जाएगा। अब पहला नंबर, सेवा अंक किसको कहते हैं? तो संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सीधी भाषा में समझें तो 31 मार्च तक 1 साल पूरा होगा, 1 साल यानी 1 अंक आपको मिल जाएगा। 5 साल अगर विद्यालय में आप रहे हैं तो 5 अंक, पिछले 15 साल से विद्यालय में हैं तो 15 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें विद्यालय 4 श्रेणी में बटा हुआ है। अब आपका विद्यालय कौन से श्रेणी में है ये आप जरूर पहले पता कर लें। इसको पता करने के लिए आप डीओ ऑफिस या बीआरसी या बीओ ऑफिस से लिस्ट मंगवा लें अपने ज़िले के सभी स्कूल्स का, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल को कौन से श्रेणी में रखा गया है। अब श्रेणी 1 में जनरली वैसे विद्यालयों को रखा गया है जो शहरी क्षेत्र के हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, यानी थोड़ा बहुत शहरी इलाका है, कुछ गांव वाला इलाका भी है, वो श्रेणी 2 है। श्रेणी 3 में जो ज़्यादातर गांव का ही इलाका है, श्रेणी 3 में है। और श्रेणी 4 में वैसे विद्यालयों को रखा गया है जो शहर से बहुत दूर हैं, गांव में भी बहुत दूरी पे हैं, जहां जाना आना बहुत मुश्किल है, तो वैसे जगहों को बांट दिया गया है सारे विद्यालयों को 4 श्रेणी में। अगर आप चौथे श्रेणी के विद्यालय में काम कर रहे हैं पिछले 7 वर्षों से, तो 1 वर्ष का मिलेगा 5 अंक, तो 7 वर्ष का 7 × 5 यानी 35 अंक आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरे श्रेणी के विद्यालय में पिछले 7 साल से हैं तो 7 × 3 यानी 21 अंक आपको मिलेगा। और अगर आप श्रेणी 2 के विद्यालय में पिछले 7 साल से हैं तो 7 × 2 यानी 14 अंक मिलेगा। और अगर आप 7 साल से श्रेणी 1 के विद्यालय में हैं तो 7 × 1 यानी 7 अंक आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको मिल जाएगा विद्यालय के हिसाब से अंक, यानी पदस्थापना स्थल अंक कहेंगे इसको हम, और ऊपर वाले अंक से इसको जोड़ दिया जाएगा। और तीसरा अंक भी निकालना है, वह है वरीयता अंक। अब वरीयता अंक किस पे डिपेंड करता है? तो ये व्यक्तिगत पे भी डिपेंड करता है, या फिर किसी की स्थिति खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं, या कोई सामाजिक परिस्थिति के कारण भी उनको वरीयता अंक प्रदान किया जाएगा। उसके बारे में कुछ लिस्ट भी आपके सामने दिया गया है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियों में कब किसको कितना पॉइंट दिया जाएगा। पति पत्नी में से अगर कोई बीमार है तो कितना पॉइंट मिलेगा, खुद बीमार हैं तो कितना पॉइंट मिलेगा, उनके बच्चे अगर 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो वो अगर बीमार हैं तो कितना पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग बीमारियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके हिसाब से पॉइंट्स बनेगा और पॉइंट्स बनाकर फिर चेक किया जाएगा कि ए और बी में से किसको ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। इनको मिल रहा है 45 पॉइंट, इनको मिल रहा है 40 पॉइंट, तो इनके ट्रांसफ़र का संभावना ज़्यादा रहेगा। आपको इस अधिसूचना में क्या बहुत अच्छा लगा और क्या आपको लग रहा है कि गड़बड़ रहा इस पूरी के पूरे अधिसूचना में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपको चैनल पे मिलता ही रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।